दोस्तों यार, यहाँ पर मोंटी होता है और एक दिन मोंटी अपने ऑफिस में जाता है तो यहाँ पर मोंटी को अपने दो कलीग मिलते हैं। जहाँ पर एक कलीग बात कर रहा था कि यार स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा होता है, तो दूसरा बात कर रहा था कि यार स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की होता है और इसमें मेरे कई सारे पैसे भी डूब गए हैं। तो यार मोंटी भी सोच रहा था कि मैं भी कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूँ जिससे कि मेरे पास भी कुछ पैसे आ जाएंगे। लेकिन यार इन दोनों की कॉन्वर्सेशन सुन के मोंटी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि इन्वेस्ट करे या फिर नहीं, और इन्वेस्ट करे तो कहाँ पर करे और इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। तो यार दोस्तों, अगर आप भी इन्वेस्टमेंट या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो तो यार इस वीडियो को आप एंड तक जरूर से देख ले। तो दोस्तों यार, लोग अक्सर ये सोचा करते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट तो पैसे का कुआं है, यहाँ पर से जितने चाहे उतने पैसे हम निकाल सकते हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से हकीकत है और इसमें से लोग जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं और यहाँ पर ज्यादातर लोग अपना प्रॉफिट कमाने के लिए आते हैं। लेकिन यार दोस्तों, मैक्सिमम लोग यहाँ पर अपना लॉस करवा बैठते हैं और 90% लोग यहाँ पर अपना लॉस करवा लेते हैं। और यहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि यार यहाँ पर जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमा ले और फटाफट से यहाँ से निकल जाए। और यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉमन सलाह जो कि देखने को मिलती है वो है कि सस्ते स्टॉक्स को खरीदे और हाई प्राइस पर बेचे। लेकिन यार दोस्तों, दुनिया के जाने माने और सक्सेसफुल इन्वेस्टर यानी कि अगर हम वॉरेन बफेट की सलाह मानते हैं तो यार ये यहाँ पर इस बात को पूरी तरीके से गलत साबित कर देते हैं और वो यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि ये स्टॉक मार्केट में फेल होने वाली टेक्निक है। और यार दोस्तों, वॉरेन बफेट यहाँ तक कि ये भी बताते हैं कि उनके गुरु फिलिप फिशर उन्हें ये कहा करते थे कि स्टॉक मार्केट में असली प्रॉफिट जो होता है वो हाई पर सेल करके नहीं बल्कि उन स्टॉक को होल्ड करके बनाया जाता है। और एक अच्छा इन्वेस्टर फिलिप के अनुसार वही होता है जो कि अपने स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है। तो यार दोस्तों, अब आप में से मैक्सिमम लोग ये सवाल कर सकते हैं कि यार जब हम स्टॉक को बेचेंगे ही नहीं तो हमारे पास प्रॉफिट कैसे आएगा। तो यार दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और हम आगे काफी सारे सक्सेसफुल लेसन्स के बारे में भी जानने वाले हैं जो कि हमको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो यार दोस्तों, यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर आ जाता है जो कि है क्लूज फ्रॉम द पास्ट, जहाँ पर फिशर हमें ये बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम लोग प्रॉफिट कमाने के लिए आते हैं और इसके लिए अक्सर वो दो तरीके अपना लेते हैं। इसमें से सबसे पहला आ जाता है कि स्टॉक को लो भाव में खरीदना और हाई भाव में बेच देना, जिससे कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेना और मार्केट से निकल जाना। वहीं यार दूसरा तरीका होता है एक अच्छी सी कंपनी ढूंढना और उसके स्टॉक्स को खरीद लेना और फिर उसे लंबे समय तक होल्ड कर लेना। तो दोस्तों यार, यहाँ पर फिशर हमेशा सेकंड ऑप्शन को ही चूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट करता है तो इसका इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता और आपका पैसा लगातार ग्रो होता है। तो दोस्तों यार, अगर हम ऑथर फिशर का ही एग्जांपल ले लेते हैं तो फिशर ने यहाँ पर साल 1954 में मोटोरोला कंपनी के कुछ शेयर्स को खरीद लिया था। तो दोस्तों यार, यहाँ पर फिशर ने इन स्टॉक्स को इतने ज्यादा लंबे समय तक होल्ड कर लिया था कि जब 2004 में उनकी डेथ हुई थी तब भी वो स्टॉक्स उनके पास ही पड़े हुए थे, क्योंकि यार दोस्तों उनकी लाइफ के सारे एक्सपेंसेस उन स्टॉक के आने वाले डिविडेंड से ही पूरे हो जाया करते थे और इसीलिए उनको कभी भी अपने स्टॉक्स को बेचने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। और यार इसीलिए ऑथर हमें यहाँ पर यही सलाह देते हैं कि हमें कोई भी एक अच्छी कंपनी को चूज कर लेना चाहिए और ये कंपनी अच्छी और स्टेबल होनी चाहिए और ताकि हम इस कंपनी को लंबे से लंबे समय तक होल्ड कर सके और जिससे मिलने वाले प्रॉफिट तो छोड़िए बल्कि उसके डिविडेंड से हमारे सारे खर्चे कवर हो जाने चाहिए। अब यार दोस्तों, आप में से कई सारे लोग ये सवाल कर सकते हैं कि भाई हम इसमें से स्टॉक्स को कैसे पहचानेंगे, जैसे कि इंडिया में 3000 से 6000 कंपनीज है जिनमें से ऐसी कंपनीज को फाइंड करना जो कि हमें डिविडेंड दे सकती है काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो यार यहाँ पर फिशर हमें अपने अगले स्कटलबट मेथड की बात करते हैं और यार हमें यहाँ पर ऑथर क्लियरली ये बताते हैं कि आपको ऐसी कंपनी चूज करनी चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म का मतलब सिर्फ 5 से 10 साल नहीं है, बल्कि यार दोस्तों अगर हम इतने समय के लिए कोई भी कंपनी को देखेंगे तो वह आसानी से ग्रो हो सकती है और कंपनी तो ऐसी होनी चाहिए जो कि 20 साल तक लगातार ग्रो हो सके। अब यार दोस्तों, आप कैसे इसका पता लगाएंगे कि कौन सी कंपनी 20 साल के ऊपर ग्रो कर सकती है? तो यार दोस्तों, इसे आप बहुत ही ज्यादा आसानी से पता लगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल सेक्टर देखकर। और अभी कौन सा सेक्टर हाई पर चल रहा है और आने वाले टाइम में कौन सा सेक्टर हाई पर चल सकता है, इसको देखकर आप आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे कि यार दोस्तों, अगर आज के टाइम में देखा जाए तो हम इलेक्ट्रिक सेक्टर की ही बात कर लेते हैं। मोटर से लेके कार तक और कार से लेके बस तक हर चीज को
इलेक्ट्रॉनिक बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं यार अगर दूसरी तरफ भी हम देखें तो कई सारे सेक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी की मांग तो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की डिमांड कम हो जाएंगी और ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी सामने आएंगी जो कि विंड या फिर सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगी। बस यार दोस्तों आपको ऐसी ही कंपनीज के नाम फाइंड आउट करने हैं जिसमें कि आप पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम आईटी सेक्टर का ले लेते हैं। जैसे कि आज के टाइम पर आप लोग ये देख ही सकते हैं कि आप अपने हाथ में भी मोबाइल या फिर लैपटॉप का यूज कर रहे होंगे इस वीडियो को देखने के लिए, या फिर आज के टाइम में आपको एआई तो मालूम ही होगा कि एआई से क्या क्या चीजें की जाती है और लेटर लिखने से लेकर इमेज जनरेशन सारी चीजें एआई में बेस हो गई है। तो यार दोस्तों इसके पीछे कौन काम करता है? आईटी सेक्टर। और इससे सीधा सीधा ये साबित होता है कि यार आईटी सेक्टर भी आने वाले समय में और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर जाने वाला है। और इसके अलावा यार दोस्तों आप कंपनीज के कस्टमर से भी पता कर सकते हैं कि उनकी प्रोडक्ट कैसे है और उनके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है जिसको कि आप उन्हें बार बार खरीदना पसंद करते हो। और उसके अलावा आप कंपनीज के एम्प्लॉय से भी ये पता कर सकते हो कि यार ये कंपनी कैसी है और इस कंपनी का एम्प्लॉय के साथ कैसा रिलेशन है और कंपनी के अंदर प्रोफेशनलिज्म को फॉलो किया भी जाता है या फिर नहीं, और आगे के रोड मैप और फ्यूचर प्लान कैसा है। और यार दोस्तों दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर यानी कि वॉरेन बफेट ने भी अपने आसपास की हलचल को देखकर ये डिसाइड किया था कि उनको भी एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और यार उन्होंने उस टाइम पर ये देखा था कि उनके आसपास के बहुत सारे लोग एप्पल के प्रोडक्ट को यूज करना बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। और यार दोस्तों सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि लोग एप्पल का फोन और लैपटॉप को बाय करना चाहते हैं और अगर लोग स्मार्ट वॉच भी सोचते हैं तो यार उन्हें एप्पल की ही चाहिए। तभी यार वॉरेन बफेट ने ये डिसाइड कर लिया कि उन्होंने एप्पल में इन्वेस्ट करना चाहिए। और यार दोस्तों वॉरेन बफेट का एक और एग्जांपल है जिससे कि वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ी भूल बताते हैं। उनके पास ऐसा ही एक मौका तब आया था जबकि गूगल मार्केट में आई थी और उनके चारों तरफ लोग गूगल का बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे। किसी का फोटो हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन या फिर किसी चीज का डेटा निकालना हो तो लोग सिर्फ और सिर्फ गूगल का यूज कर रहे थे। और यार वॉरेन बफेट ये बताते हैं कि उनको हजारों लोगों से गूगल के बारे में सुनने को मिलता था, यहाँ तक कि उनकी कंपनीज के एम्प्लॉय भी गूगल के बारे में बातें किया करते थे। और उनकी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उन्होंने इस मेन बात पर गौर नहीं किया और इस मौके को हाथ से निकल जाने दिया और समय रहते गूगल में इन्वेस्ट नहीं कर पाए और एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से चली गई। और ऑथर का थर्ड लेसन आ जाता है जो कि है डिविडेंड आर नॉट एवरीथिंग, यानी कि यार डिविडेंड ही सब कुछ नहीं होता। इसे हम एक बहुत ही आसान स्टोरी की मदद से भी समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर नितिन और विलास बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं और यहाँ पर नितिन एक बहुत ही ज्यादा लालची किस्म का व्यक्ति था जो कि हमेशा यही सोचता रहता था कि यार मेरा बहुत ही ज्यादा कम काम करके अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बन जाए और मैं सिर्फ घर पे बैठकर अच्छे खासे पैसे बना सकूं और मेरा पैसा खुद ब खुद ग्रो होता रहे और मुझे इसके लिए कोई ज्यादा काम भी न करना पड़े। वहीं पर यार दोस्तों विलास बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन था और ये अपनी लाइफ का हर एक डिसीजन बहुत ही ज्यादा सोच समझ के लेता था। और एक दिन ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमें अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और इन दोनों ने डिसीजन लिया कि भाई हमें अब कंपनीज चूज करनी चाहिए और इन दोनों ने 1 महीने का टोटल समय ले लिया था कंपनीज को चूज करने के लिए। और यहाँ पर विलास बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद अपनी कंपनीज को सिलेक्ट करके लाया था और कंपनी के ग्राफ से लेके विजन तक और सीईओ और मैनेजमेंट की सारी डिटेल के साथ विलास उस कंपनी की डिटेल्स लेकर आया था। और यहाँ तक कि विलास ने कंपनीज के एम्प्लॉय और R&D तक की डिटेल्स निकाल ली थी। वहीं यार दूसरी तरफ नितिन को अपना दिमाग इन सारी चीजों पे खर्च नहीं करना था तो उसने सिर्फ कंपनी के कुछ ग्राफ्स को देख लिया था जो कि ये चेक कर रहा था कि कंपनी ने पिछले समय में कितने रिटर्न्स दिए हैं और ये चीजें देखकर उसने अपनी कंपनी डिसाइड कर ली। और ये सारी चीजों की बेसिस पर इन दोनों दोस्तों ने अपने अमाउंट को 15 साल तक इन्वेस्ट कर दिया था। और यार दोस्तों यहाँ पर नितिन काफी ज्यादा खुश था कि उसको डिविडेंड के तौर पर बहुत ही ज्यादा अच्छा अमाउंट मिल रहा था और ऊपर से वो विलास से कई ज्यादा अमाउंट था। लेकिन यार दोस्तों जैसे ही 10वां साल आ गया तो यहाँ पर नितिन ने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया था उसका नामो निशान मिट गया था। वहीं यहाँ पर विलास की कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही थी जिससे कि उसका डिविडेंड अमाउंट भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। और यार इसकी वजह ये थी कि विलास ने जिस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे उसका रोड मैप बहुत ही ज्यादा सिंपल और क्लियर था और वो लॉयल एम्प्लॉयज को मार्केट से ज्यादा पे कर रही थी ताकि उनके एम्प्लॉयज खुश रह सके। और दूसरा रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए भी वो अपना अच्छे खासे अमाउंट को दे रही थी। और यार दोस्तों यही वजह थी कि आज के टाइम पर वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। और यार दूसरी तरफ नितिन की कंपनी ऐसा कुछ कर ही नहीं रही थी, उसका कोई आगे का रोड मैप ही नहीं था और उसने तो सिर्फ मार्केट से ज्यादा पैसा उठाने के चक्कर में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का लालच दिया था और आने वाले टाइम में वो पूरी तरीके से डूब गई
थी। और यार दोस्तों इसी वजह से ऑथर हमें ये सलाह देते हैं कि डिविडेंड ही सब कुछ नहीं होता है। इन्वेस्ट करने से पहले बाकी सारी चीजों का भी पता करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब यार लास्ट लेसन में ऑथर फिलिप कुछ डोंट्स के बारे में हमें बता देते हैं कि हमने स्टॉक मार्केट में कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। और यार दोस्तों आपने इस कहावत को तो जरूर से सुना होगा, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। यानी कि इसका इन्वेस्टमेंट में मतलब ये है कि आपको कभी भी अपने सारे पैसे एक ही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। और यार ऑथर यहाँ पर हमें ये बताते हैं कि कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर लोग अपने पोर्टफोलियो को इतने ज्यादा डाइवर्सिफाई कर लेते हैं कि वो पूरी तरीके से टुकड़ों में बिखर जाता है और इसकी वजह से उनके पास अच्छा खासा अमाउंट आ ही नहीं पाता है। और ऊपर से यार हमें मार्केट में हर दूसरे व्यक्ति से ये एडवाइस सुनने मिलती है कि अपने पोर्टफोलियो को हमें डाइवर्सिफाई करते रहना चाहिए। और यार डाइवर्सिफाई का मतलब होता है अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग कंपनीज को रखना। और यार हमें ये कोई बताता ही नहीं है कि हमें डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना चाहिए, यानी कि हमें अपने पोर्टफोलियो में कितनी कंपनीज डालनी चाहिए, 10, 20, 50, 100 या फिर कितनी। अब यार दोस्तों माने कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इससे ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका अच्छा खासा अमाउंट पूरी तरीके से टुकड़ों में बिखर रहा है। और अगर आप किसी भी अच्छे इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि उसने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई तो किया हुआ है, लेकिन इसमें उसने अपना 40 to 50% पैसा किसी एक ही अच्छी जगह पर लगाया होता है। यहाँ तक कि दुनिया के फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने भी अपने पैसों को कुछ ही स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई कर रखा है। और अगले डोंट के बारे में ऑथर बताते हैं कि हमें कभी भी मार्केट ट्रेंड्स को नहीं फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पर फिलिप ये बताते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि हर दिन कुछ न कुछ नई चीज ट्रेंडिंग हो रही होती है और कभी भी कंपनी के बारे में बिना कुछ जाने उस कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और यार इसमें बेहतर यही रहेगा कि आप इस मार्केट फेट से हमेशा दूर ही रहे, नहीं तो आप अपनी मेहनत की कमाई को इस लालच में ऐसे ही गवा देंगे। और यार जब भी इन्वेस्ट करना हो तो आपको कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए और इसमें आपको थरो रिसर्च करनी चाहिए, तभी यार आप एक सक्सेसफुल और अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। तो दोस्तों यार उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ न कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दे। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस आगे देखने हैं और अपना फाइनेंशियल नॉलेज इंक्रीज करना है तो यार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर से बता दे और इस वीडियो को आपके दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर से शेयर कर दे।